प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री रंजय त्रिपाठी जी। रंजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय श्री राम। दर्शकों को पता ही है, रंजय भाई हमारे टेक्निकल एंटरप्रेन्योर हैं। आईआईटीज वगैरह में इनका बड़ा अच्छा एक नेटवर्क है, या प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स में क्या नया होता है। टेक्निकल एंटरप्रेन्योर आज से नहीं है, 20-25 साल का लंबा चौड़ा अनुभव है। और एक और खास नजर रखते हैं कम्युनिस्टों पर और कम्युनिस्टों के पापा श्री नेहरू पर। यस, नेहरू वॉज द रियल ओजी कम्युनिस्ट। हमें पता नहीं चला, रूल उसका वैसा ही था। उसका सबसे बड़ा उदाहरण, आज हम नेहरू की चर्चा क्यों करें। कल जो है मोदी जी जो है नेहरू का रिकॉर्ड तोड़े, लॉन्गेस्ट इलेक्टेड पीएम के रूप में। दिनों की अगर हम बात करें, वैसे तो यह रिकॉर्ड 4 महीने पहले टूट जाना चाहिए था। क्यों? नेहरू को जनवरी 1964 में, सोच लीजिए, 1962 में चीन से हार चुका है और फिर उसके बाद बीमार रहने लगा। फिर भी ये नहीं कि चलो मैं एक बहुत बड़ा फेलियर मुझे मिला है तो मैं ये अपना नेतृत्व किसी और को देता हूं। यह भी काम 1963 में भी नहीं किया। जनवरी 1964 में पैरालिसिस का अटैक आता है। ऐसा जो है गूगल पे और इत्यादि जानकारियां, कई लोग कहते हैं कुछ और भी बीमारियां थी उनकी, पर पैरालिसिस का अटैक जनवरी 1964 में आता है। मई 1964 में उनकी मृत्यु होती है हार्ट अटैक से। बंदा 5 महीने पड़ा रहा बिस्तर पे, 5 नहीं तो 4 तो मिनिमम मान लीजिए, जिसमें हिलने बोलने की स्थिति में नहीं था। पैरालिसिस का अटैक था। इस कंडीशन में भी देश की गद्दी नहीं छोड़ी। इस कंडीशन में भी किसी और को उत्तराधिकार नहीं दिया। क्या साइन करता था, क्या कौन क्या उस समय कैसे देश चला रहे थे, भगवान ही मालिक है। बाकी तो लाल बहादुर शास्त्री जी आए तो ऑपरेशन ग्रीन रिवॉल्यूशन भी हो गया, फिर आपका आर्मी भी थोड़ी सी मजबूत हो गई। बीएसएफ की क्रिएशन भी लाल बहादुर शास्त्री जी के दौरान हुई थी। एक स्पेशल फोर्स जो बॉर्डर्स को देखे, जो सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर्स के लिए हो। ठीक है, तो ये भी बड़ी देन लाल बहादुर शास्त्री। इनके बुद्धि में कभी नहीं आया कि बॉर्डर्स के लिए हमारी एक स्पेशल सेना होनी चाहिए जो अलग से सिर्फ बॉर्डर देखे। तो आज नेहरू के 12 साल से कंपेयर किया जा रहा है। बहुत लोग लगे हुए हैं कि अरे नेहरू महान था, ये था, वो था, क्या था। और उसके साथ में क्या है, साथ में आईआईटी बनाया, आईएम बनाया, ये बनाया, भाखड़ा नांगल डैम बनाया। आज पता चल रहा है सब झूठ था, कुछ नहीं बनाया। ठीक है, तो रंजय भाई से हम जानेंगे नेहरू की वो 12, कम से कम 12 साल की बात हुई तो 12 कारस्तानियां, किस किस प्रकार के झूठ से नेहरू का आडंबर बनाया गया है और क्या कार्यकलाप थे नेहरू के, भारत के प्रति योगदान था या बट्टाधार किया नेहरू ने। रंजय भाई जी, सभी को नमस्कार। सबसे पहला हम लोग तो इसी से शुरू करते हैं कि जो आपने बताया कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन जो है लाल बहादुर शास्त्री जी के जमाने से हुई। हालांकि लाल बहादुर शास्त्री लगभग 2 साल प्रधानमंत्री रहे, 2 या 2.5 साल कुछ रहे प्रधानमंत्री देश के। और उस 2-2.5 साल में कुछ चीजें हुई। बहुत सारे जो परिवार के जो चाटुकार या परिवार के जो, मैं यह कहूंगा खाली परिवार को कांग्रेस मानने वाले हैं, वो उस 2.5 साल के शास्त्री के भी नहीं गिनते हैं। उनका तो गिनती खाली नेहरू, इंदिरा और राजीव तक चलती है। बाद में और अब मनमोहन की चलती है, क्योंकि उसमें जो है ये सोनिया गांधी वॉज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो उसके अलावा तो चलता नहीं। बट एनीवे, लेट अस गो बैक। सबसे बड़ी उपलब्धि, एक एग्जांपल लीजिए कि अगर मान लीजिए आपने कहीं किसी शहर में, किसी गांव में, किसी कस्बे में अगर आपने घर बनाने के लिए आपने एक प्लॉट लिया, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? आप अपनी चौहद्दी तय करते हो। बेचने वाला और खरीदने वाला सब एक चौहद्दी तय करते हैं कि इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना ये हमारा है। और उसको अगर आपको 1 साल, 2 साल, 4 साल बाद ही मकान बनाना है, तो सबसे पहले आप कम से कम 4 इंच की, 2-2 फुट की एक दीवार खड़ा करके गेट लगा देते हो और कह देते हो कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, सो दैट पीपल नो कि ये आपकी और सिक्योर है वो आपकी। हमारे देश में आप देखेंगे तो हमारा 1947 से लेकर के टिल 2015-2016 एक बहुत बड़े भाग पे, आप पंजाब से चालू करेंगे, थोड़ा नॉर्दर्न पंजाब से जाएंगे तो जब आपका कश्मीर, जम्मू कश्मीर चालू हो जाता है,
जम्मू कश्मीर से पूरा आप ऊपर से गिलगिट बाल्टिस्तान और अक्साई चीन से घूमते हुए जब आप हिमाचल उत्तराखंड आते हैं, चीन की जो आपकी लगती है, फिर उसके बाद में बीच में नेपाल आ जाता है। नेपाल के बाद फिर आपका वापिस सिक्किम और उत्तरी बंगाल और फिर उसके बाद में आप अरुणाचल तक जाते हैं। यहां पे इतनी लंबी, और फिर आप उधर से घूम करके म्यांमार आइए, और फिर इसके बाद में जब आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर आते हैं और आप वेस्ट बंगाल और से लेके त्रिपुरा वाला जब आते हैं, इन पूरे एरिया में हमारे देश की कोई बाउंड्री ही डिफाइन नहीं थी। मतलब हैरानी है, जो लोग अगर देश में घूमे हों या वो जानते होंगे, हम तो घूमे हैं। आप बांग्लादेश के, जो बांग्लादेश है तथाकथित समय ईस्ट पाकिस्तान था, उस समय अगर एक कदम आप आगे बढ़ गए तो हो सकता है आप ईस्ट पाकिस्तान में चले गए, 2 कदम उधर के लोग आ गए तो इंडिया में आ गए। माने एक गांव इधर है तो यू टर्न मार करके दूसरा गांव इंडिया में ही, मतलब देयर वाज नो मार्केशन ऑफ इंडियाज बाउंड्री। एक तो ये पहली बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और उसके कारण इस देश ने इतने अरबों करोड़ों के संसाधन खराब किए, इतनी जानें गंवाई हैं जिसका कोई एंड नहीं है, और ये सारा का सारा जो है उस अदूरदर्शी नेहरू पे जाता है। बाकी मैं आज सुबह सुबह जी एक छोटी सी बात, कोई आदमी अपने देश का क्या इस तरीके से बंटवारा कराता है कि आपको ये इतना ही हिस्सा मिले? ये छोटा सा, यहाँ पर मैं बहुत अंदर नहीं कर रहा हूँ, सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं, मतलब ये क्या कोई बांग्लादेश कोई दूसरे देश को इतना हिस्सा दे देगा कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30-40 किलोमीटर का एक गलियारा मिले आपकी एक बृहत्तर पूरी देश तक जाने के लिए? और हाँ, 22 किलोमीटर। और यहां जहां आपको जरूरत थी, त्रिपुरा के नीचे चट्टोग्राम जो पूरा आपका एरिया था, जो हिंदू बहुल इलाका था, जो आपके लिए एक मेजर पोर्ट था, जो पुराना पोर्ट है आज का नहीं, जिससे आपको सी रूट भी मिल जाता, आप सीधे सी रूट के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट पहुंच सकते थे, आपने ये नहीं लिया। ये बांग्लादेश का जो फॉर्मेशन है, अगर नेहरू के या किसी भी लॉजिकल आदमी, किसी भी आम आदमी के सामने बैठ के हो रहा होता तो अगला कहता नहीं भैया इतना छोटा, ये क्या बेवकूफी यार, ये नहीं चलेगा, हमको थोड़ा चौड़ा रास्ता दो। हाँ, हिंदुओं के 2 जिले ले लेते ऊपर के, काम बन जाता हमारा। दोनों ही एरिया हिंदू बहुल थे। ये हाँ। बांग्लादेश को चट्टोग्राम और ये पूरा कॉक्स बाजार देने की आवश्यकता क्या थी? ये पूरा बौद्ध बहुल था, 90% ज्यादा ये हिंदू यहाँ रह रहे थे, अगर हिंदू और मुस्लिम के। तो ये आप किस तरीके से देखते हैं दूरदर्शिता श्री हमारे 1008 श्री, मतलब कह रहा है 1008 वगैरह तो हमारा एक अच्छा नंबर है। नहीं, वो सब नहीं बोलना चाहिए। मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आप जब कभी भी, मतलब मैं सारे देशवासियों को बोलता हूं कि आपको पूर्वोत्तर जरूर जाना चाहिए घूमने के लिए। आपको 2-4 चीजें पूर्वोत्तर से सीखने मिलेंगी, कैसे डिसिप्लिन में रहा जाता है। सर, इसमें एक चीज और है, एक चीज हम भूल गए। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। मैं बस एक चीज दिखाना चाहता हूँ भाई साहब लोग, इस समय सिक्किम भी आपके पास नहीं था। अगर सिक्किम भी अगर चाइना के पास होता या किसी और में चला जाता है, नेपाल में मिल जाता, आपका ये गलियारा और भी कमजोर हो चुका होता। सिक्किम भी तब नहीं था जब ये नेहरू ने लिया था। सर रंजय भाई, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। जी। तो क्या होता है कि जब आप उस एरिया में जाएंगे तो आप बाई एयर जाएंगे तो बागडोगरा उतरेंगे, बाई ट्रेन जाएंगे तो न्यू जलपाईगुड़ी उतरेंगे। आप उस एरिया को घूमिए, उस एरिया में आप थोड़ा सा जाकर के लोगों को, चीजों को देखिए, और आप वहां पे बांग्लादेश के बॉर्डर आप देखेंगे कि किस बड़े काम करके बेवकूफियत से ये चीजें की, या तो मैं कहूंगा बेवकूफी नहीं, बिल्कुल मानसिक रूप से कोई आदमी बिल्कुल बेकार हो, या जिसको किसी चीज की समझ नहीं हो, किसी चीज अंग्रेजों के सामने सरेंडर्ड हो, अंग्रेजों के सामने सरेंडर्ड हो, वही व्यक्ति इस तरह की चीजों को एक्सेप्ट कर सकता है, और बाद में उसको जो है किसी और के सर पे थोपा जाए उसका बचाने के लिए। सबसे पहले तो मैं यही कहता हूं कि बहुत सारे आप अच्छे काम करते होंगे जिंदगी में, बहुत सारी चीजें लोग करते हैं, लेकिन
अगर आप मान लीजिए बहुत अच्छा है और अगर आपके हाथ से आपके किसी एक क्रियाकलाप से 10 लोग मर गए तो आपके 100 पुण्य बेकार हो जाते हैं। मान लिया नेहरू जी ने हो सकता है पुण्य किए होंगे, हम एक एक पुण्य का उनका हिसाब लेंगे, लेकिन आपकी हरकतों की वजह से जो इतना बड़ा पोरस बॉर्डर हमारे देश में रहा, अभी भी पोरस बॉर्डर है हमारे देश में। आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे कितना पोरस बॉर्डर है, एलओसी और जो है उसके अंदर में, मतलब अचानक से सैनिकों को भी नहीं पता चल रहे हैं तो अगला कदम पाकिस्तान में ऑक्यूपाइड कश्मीर में रखा जाएगा, उधर वालों को भी नहीं पता अगला कदम कहां रखा जाएगा, यूं यूं जिग जैग में सब कुछ किया हुआ है, मतलब अजीबो गरीब। उसी तरीके से आपका स्थिति त्रिपुरा और मेघालय की साइड में, आप बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल के साइड आप देख ही रहे हैं सिली। तो पहली चीज तो जो, और चीन के तरफ का तो आप बाउंड्री जो आप देख ही रहे हैं, हमारी चीन की बाउंड्री, हमारे से चीन से नहीं तिब्बत की हमारी बाउंड्री, खैर उसमें वो तिब्बत को उन्होंने कैप्चर किया और उसके बाद इंडिया तक आ गए और इंडिया का भी एक बहुत भूभाग ले गए। अंडमान अंडमान द्वीप समूह में से एक कोको आइलैंड है, कभी आप कोको आइलैंड का इतिहास पढ़िएगा, नेताजी हमारे अदूरदर्शी भाई साहब जो नेहरू थे, इन्होंने वो कोको आइलैंड भी पहुंचा दिया चीन के थे, वो उनके पास चीन का वहां पे बेस है। आप अक्सई चीन तो चला ही गया, वहां पे बोलते थे कि ये क्या है, यहाँ पे तो घास का तिनका निकता, खलवाट, जैसे मेरा सर खलवाट, वहां पे क्या उगता है, ये भी हो गया। दूसरा, आप नॉर्थ, एक लौता प्रधानमंत्री जो अपने कार्यकाल में एक बार नॉर्थ ईस्ट नहीं गया, एक बार अच्छा, कभी नहीं गया? जाकर के एक बार नॉर्थ ईस्ट नहीं गया, जिसको ये पता ही नहीं कि मतलब ही हैज नो क्लू कि हमारे देश में कहां पे कौन सी क्या जगह है। एनीवे, सर तो एक मैं बात तो कहता हूं बताइए कि जो, हाँ, रंजीत भाई, ये हमारा पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये भारत का है। हाँ, ये पूरा नीचे हमारा निकोबार तक जाता है, इंदिरा पॉइंट, भाई कहने को तो निकोबार। हाँ, कोको आइलैंड तो इसके ऊपर है, ये तो हमारा होना चाहिए था, ये रहे यहाँ पे। हाँ, तो कोको तो आइलैंड ये का भी जो इन्होंने है आप, दे दिया, भारत के पास नहीं हाँ, रखा, किसी और को दे दिया। हाँ, हाँ, दरअसल क्या था, ये एक तरह से इनका कुछ हुआ कहानी, रंगून के साथ में, बर्मा के साथ में कुछ कुछ नेहरू जी ने अपनी दिमाग लगाई और उसके बाद में बर्मा से जो है चीन ने उसको कर, ये मुंह ताकते रह गए। मतलब कि किसी थर्ड आदमी को आपका लड्डू खाने का, आपका लड्डू खाने का जो है विचार आता है, तो सबसे पहले वो कहता है कि जो हमारे नजदीक है उससे मिलाओ, उससे लेकर के और खुद खा जाओ गप से। तो कोको आइलैंड, कोको आइलैंड में म्यांमार ने बढ़िया अपना एयरपोर्ट एयरपोर्ट सब बना रखा है, हमारे यहाँ निकोबार में है ही नहीं कुछ, कुछ नहीं है। अंडमान में। जो अब जो बन रहा है उसका ये विरोध कर रहे हैं इनके परिवार, इनका खानदान मिल करके। एनीवे, अगर सर चाइना अगर यहाँ बैठा है कोको आइलैंड पे, तो इट इज अ प्रॉब्लम फॉर अस। हमारे लिए प्रॉब्लम है ही। ठीक है, ओके। कमी, अच्छा, आजकल सर नेहरू को, आप अपनी बात एक बार समाप्त करें, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा था, क्योंकि हमने नाम लिया तो मैंने सोचा ज्योग्राफी देखें, मैप देखें, क्या खेल खेल रखा है। हाँ, जी, तो अब आप देखेंगे कि इसी तरह से आज सुबह सुबह मैंने अचानक से फेसबुक खोला तो एक भाई साहब हैं, सेमी राष्ट्रवादी टाइप के हैं, मजाकिया चुटकुला करते तिवारी, जिन्होंने 2 फोटो लगाई थी, एक नेहरू की एक मोदी की। नेहरू के ऊपर IIT IIM फलाना ढिमकाना ये वो लिख रखा था और सामने जो है लिख रखा CSIR लिख रखा था, उसके ऊपर में आपका HAL लिख रखा था। वो सब नेहरू ने बनाया, इंडियन ऑयल बनाया वो भी नेहरू ने बनाया, सब कुछ। और सामने मोदी को छोटा सा खड़ा कर रखा था और बोला था कि भक्तों को मिर्ची लगेगी। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि हम लोगों ने इसके ऊपर पहले वीडियो किया है, बट शॉर्ट 3-4 चीजों का मैं और लोगों को कर देता हूं। इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी was first introduced, concept of Indian Institute of Technology was first introduced in 1940 by श्री MC सरकार एंड और जोगिंदर सिंह जी। जोगिंदर सिंह जी थे जो वायसराय के रिप्रेजेंटेटिव थे और वायसराय को भारत में क्या होना चाहिए उसके लिए वो एडवाइस दिया करते थे। तो उन्होंने भारत में टेक्निकल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड के पास शिक्षित मैन पावर की कमी थी, लोग चाहिए थे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का समय चल रहा था, तो उनको इंजीनियर चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए। तो जोगिंदर सरकार जी ने बोला कि भारत के अंदर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाया जाए, और IIT का जो काउंसिल है और IIT की स्थापना के लिए पूरी कमेटी, पूरा सब चीज 1942 में हो चुका था और उसका अगुवाई किया था श्री MC सरकार ने। और ये आप जाकर के IIT दिल्ली के वेबसाइट पे लिखा हुआ भी देख सकते हैं। लोग ऐसे प्रोपेगेंडा में पढ़ते हैं कि पढ़ते ही नहीं है।
सर खुद की आईआईटी की वेबसाइट पे जाकर के देख लीजिए कि श्री एमसी सरकार की अगुवाई में जोगिंदर सिंह की कंसेप्चुअलाइजेशन से 1942 में आईआईटी काउंसिल बनी, उसके तहत में बना और पहला आईआईटी जो है कलकत्ता में चालू किया गया एस्प्लेनेड के पास कहीं पे, और फिर उसके बाद में उसको शिफ्ट किया गया हिजली, जो कि खड़गपुर में पड़ता है। हिजली एक डिटेंशन सेंटर था अंग्रेजों का, जहां पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रखते थे और बाद में या तो उनको इधर उधर ट्रांसफर करते थे या अंडमान में भेज देते थे काला पानी के लिए। बाद में वो जब गए तो उसी जगह को वहां पे जो, और वो भी अंग्रेज देख बोल के गए कि यहाँ पे खोलो, बहुत बड़ी जगह है, वहां शुरू हुआ। और उसके बाद में जाकर के 52 या में नेहरू जी ने उसका जाकर के फीता खोले, लो जी आईआईटी। इनफैक्ट बिफोर दैट नेहरू हैज नो क्लू कि आईआईटी नाम की कोई चीज का प्रोसेस भी इंडिया में होना चाहिए। ही हैज नो रोल। 1942 से लेकर के 1948-49 तक नेहरू का और कांग्रेस का कोई रोल नहीं था ये आईआईटीज में। चलो बाद में भी आईआईटीज बनी, हमारी कानपुर की आईआईटी बनी एमआईटी यूएसए के सहयोग से, हमारी आईआईटी बनी बॉम्बे रशिया के सहयोग से, हमारी मद्रास बनी जर्मनी के सहयोग से उन्होंने दिए। क्योंकि अब बोलेंगे लोग ये सहयोग क्यों करते हैं, सहयोग इसलिए क्योंकि उनको ट्रेंड टेक्निकल सस्ते मैन पावर चाहिए थे। तो जो आईआईटी बनाई ही शुरू में इसलिए गई थी इन फॉरेन फंडेड से लेकर के फॉरेन एसेसिस से कि यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है, यहां से लोग तैयार करो और यहां से मैन पावर ले आओ। वही जो एक बीज बोया गया था आईआईटी का, वही आज तक चलता रहा है कि आईआईटी से पढ़े हुए बहुत सारे लोग देश छोड़ के बाहर चले जाते हैं। तो ये हिस्टोरिकल चल रहा है, ये नहीं कि पिछले 2-4 ट्रेंड स्किल्ड कुली चाहिए थे, ट्रेंड स्किल्ड आदमी चाहिए थे, भारत से चाहिए थे, भारत बनाने वाले नहीं चाहिए थे। दुनिया बनाओ, बस यहां से चले आओ। और उसके बाद में अगर आप देखोगे तो जिसको आज आईआईटी रुड़की बोला जाता था, वो यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की हुआ था, वो 1800s में बन चुकी थी, जिसका जो 1882 या 18 आई डोंट नो, मुझे डेट याद नहीं है, बहुत पहले जो है आप देख सकते हैं कि थॉमसन कॉलेज वाज कन्वर्टेड इनटू यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की और यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की इनटू आईआईटी। उसी तरह से आईआईटी धनबाद जो है ये इंडियन स्कूल ऑफ माइंस हुआ करता था, जो कि ब्रिटिशर्स ने अर्ली 20s में ब्रिटिश स्कूल ऑफ माइंस का एक सेकंड इंस्टीट्यूशन इंडियन स्कूल ऑफ माइंस खोला था, जिससे कि क्योंकि आप धनबाद में हैं, वहां पे माइनिंग का काम होता था, तो वहां पे माइनिंग इंजीनियर्स बनाए जाते थे। उसी तरह से आप देखेंगे तो बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को बनाने में किसी कांग्रेस से किसी नेहरू का कुछ लेना देना नहीं है। वो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जवाब देने के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी महामना मदन मनमोहन वाली ने बनाया, वो भी कांग्रेस से अलग हट चुके थे। और वो भी उसको बनाने विशुद्ध के लिए हिंदू राजाओं से धन दान सब कुछ लेकर, उसके लिए जमीन काशी महाराज ने दिया, उसके लिए धन बिरलाज ने दिया, उसके लिए धन डालमियाज ने ले दिया, इन लोगों ने धन दिया, तब जाकर के वो राजा दरभंगा, और उसी राजा दरभंगा का राजा दरभंगा, उसी के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम अपग्रेड करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी बीएचयू किया गया। तो ऐसा नहीं है पहली, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, आप उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाइए, उसकी हिस्ट्री पढ़ लीजिए कि भाई एम्स के बारे में कुछ बता रहे थे सर आप। ये एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है, वो भी एक पंजाब की कोई महारानी थी या उनकी राजकुमारी थी, उन्होंने ये कंसेप्ट लाके उन्होंने एम्स बनाया, तो पैसे भी उन्होंने दिए थे और ये जमीन भी उनकी ही थी, उन्होंने ही ये जमीन लिया, उन्होंने ये एम्स बनाया, जो कि सरकारी बाद में सरकारी फंडिंग वंडिंग भी चालू हुआ। तो वो, और उसके बाद में जब एम्स बना, उस आप सोचिए कि कितना दिमागी तौर से ये लोग बंद थे, इनके अंदर में इतनी सोच नहीं थी कि एम्स, अगर आपने एक सुपर स्पेशलिटी इतना टॉप क्लास का एक हॉस्पिटल, अगर आपने एक मेडिकल कॉलेज दिल्ली में बना दिया है, तो इतने बड़े भारत के भूभाग में हजारों किलोमीटर साउथ, हजारों किलो नॉर्थ ईस्ट, कहीं पे भी आपने अगले कई सालों तक कोई एम्स खोला ही नहीं, और नेक्स्ट एम्स खोलेंगे और एम्स और भारत में होना चाहिए, वो जाके कंसेप्चुअलाइज हुआ आकर के अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। उसके बाद उन्होंने एम्स के कई एम्स लॉन्च वो किए। फिर जो आईआईटीज आपके थे, जो 5 आईआईटीज थे, 5 आईआईटीज के बाद में छठी आईआईटी 1994 में बनी थी, असम अकॉर्ड के तहत। असम अकॉर्ड जो हुआ था उसके अंदर में ये बोला गया था कि हम एक आईआईटी बनाएंगे, तो उसमें एक आईआईटी गुवाहाटी बनी, तो 6 आईआईटी ये बनी। जो उसके बाद में नेक्स्ट आईआईटीज और बनानी है, कुछ साइंस के
इंस्टीट्यूट बनाने हैं और बनाने हैं, तो उसके लिए कंसेप्ट, उसके लिए पूरी काउंसिल, सारी चीजें अप्रूवल वो तैयार करी गई अटल बिहारी जी के सरकार में, जो कि ऑन फ्लोर आया 2007 में अंडर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, जो आगे बढ़ते चला गया उसके बाद। लेट्स तो बैक टू नेहरू सर, आपने सीएसआईआर का नाम लिया। हाँ, सीएसआईआर किसकी देन है? सेंट्रल। उन्होंने भाई साहब ने, उन्होंने भाई साहब ने उस फोटो के ऊपर में सीएसआईआर भी लिख दिया। तुम कुछ नहीं करते, अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी बुद्धि है, तुम सीएसआईआर की वेबसाइट पे चले जाते और उसकी हिस्ट्री लिख लेते कि हिस्ट्री ऑफ सीएसआईआर। हिस्ट्री ऑफ सीएसआईआर जो है वो बनाया था सबसे पहले उसके जो जो 1920s में अर्ली जो पहले सूत्रधार थे सीएसआर के लिए, वो थे सर सीवी रमन, और एक और घोष, कोई घोष थे, वो लोगों ने इसका सूत्रधार किया। और इसको पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस इन इंडस्ट्रियल रिसर्च करके चालू हुआ, और जब इन 1940 जब शांति स्वरूप भटनागर जी जो कि बीएचयू से पढ़ के आए थे, उन्होंने जब शांति स्वरूप भटनागर जी आए और उनके हाथ में आया, तो उन्होंने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना की, और उसी की स्थापना के साथ में नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे, सेंट्रल ग्लास सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कलकत्ता, नेशनल मेटलर्जिकल लिमिटेड धनबाद, एनपीएल दिल्ली, ये सारे उसी 40s में, अर्ली 40s में उन लोगों ने इसको चालू करके और स्टार्ट किया। अब उसके बाद क्या होता है कि जब आप चालू करते हो, धीरे धीरे उसमें काम चालू होता है, इतनी बड़ी लैब, इतनी चीजें बनती हैं, और बीच में तमाम उथल पुथल हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया, फंडिंग बंद हो गई, फिर उसके बाद चीज, तो अब उसके बाद में जब ये बन के तैयार हुआ 51, 52, 53, 54 तक में, तो एक एक लैब पे जाकर के उद्घाटन वाले शिलालेख पंडित जी के लगा दिए गए। खैर पंडित जी नहीं बोलना चाहिए, नेहरू जी के लगा दिए गए, ठीक है। तो लोग लेकिन वो सीएसआर के इतिहास में लिखा हुआ है कि ये कंसेप्ट सर सीवी रमन लाए थे, अंग्रेजों से उन्होंने बात किया, ऐसे लैब लगानी, उन्होंने अप्रूवल दिया, सारी चीजों को करते करते में कुछ साल बीते, जब शक्ति स्वरूप भटनागर आए, मूर्त रूप लिया, लेकिन वो इस्टेब्लिश भी हो गया, लैब भी हो गए, कहां क्या बनेगी वो सब भी हो गया। लेकिन फिर उसके बाद में उथल पुथल मचती है, काम चीजें स्लो डाउन होती हैं, फिर 46 में ये बन के तैयार होता है, 47 आते आते अंग्रेज चले जाते हैं, और फिर इसके अंदर जो काम होती है वो सतत प्रक्रिया है। अब आप देखोगे एक बिल्डिंग बन रही है, सरकार आए जाए, पुल बनता रहता है, वो लास्ट में जाकर के तैयार होता है 5 साल 10 साल 15 साल। तो सीएसआर भी उनकी बनाई हुई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड भी उन्होंने उनके ऊपर में चिपका दिया था, नेहरू के ऊपर में। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड का नेहरू जी से और इस देश के कांग्रेस से किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है। ये बर्बाद करने में होगा, बर्बाद हाँ, करने में जरूर होगा। ये एक हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है, मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट के नाम से 1940 में वालचंद हीराचंद नाम के व्यापारी ने शुरू किया था, और इसका जो है, इस पे जो पैसे लगे थे, जो उन्होंने इसको जो इसको फाइनेंशियल हेल्प किया था, वो मैसूर के महाराजा जो थे, उन्होंने इसको फाइनेंशियल हेल्प किया था। शुरू में इसका काम क्या था? इसका शुरू में काम यह था कि ये उस समय आजादी के पहले जब ये शुरू हुआ था, उस समय पे ये P-36 हॉक इंडियन एयरफोर्स के लिए, जो कि ब्रिटिश में था, इंडियन एयरफोर्स लेकिन ब्रिटिश ओन्ड थी, उनके लिए ये सारे एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मतलब मेंटेनेंस के लिए और उसके कुछ पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ये स्टैब्लिश किया गया था बेंगलोर में। और फिर उसके बाद में ये कंपनी, उसके बाद 1957 तक ये प्राइवेट कंपनी ही रही। इसके बाद में जब अंग्रेज चले गए, तो इस पर्टिकुलर कंपनी और इसके एयर स्ट्रिप को यूज किया गया था अमेरिकन द्वारा, जहां पे वो अमेरिकन एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस का भी काम करते थे, अमेरिकन फाइटर प्लेनों का इनकी मेंटेनेंस किया। फिर उसके बाद में 1964 में इसको गवर्नमेंट से टेक ओवर करके इसको नेशनलाइज कर दिया गया। कुछ साल तक महाराजा मैसूर ने ये फंड किया था। जी, महाराजा मैसूर ने फंड किया था। दर्शकों की जानकारी के लिए एक थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा सर। जय कामराज महाराजा मैसूर के 2-4 प्रोजेक्ट और हैं, उनकी भी बात करेंगे। सबसे मेन बात है, जो ये साउथ के हमारे राजा रहे हैं, त्रावणकोर फैमिली है या महाराजा मैसूर है, ये लोग अपने आप को राजा नहीं मानते। ये लोग अपने आप को उस इलाके की जो देवी है या देवता है, वह राजा है, उस
प्रजा के, और ये लोग सेवक हैं, ये पालक हैं, इनको ये अधिकार का इनका दायित्व कर्तव्य है, ये इस तरीके से सोचते हैं और इस तरीके से चलते हैं। महाराजा मैसूर जो है वो चामुंडेश्वरी मंदिर से अपने आप को जोड़ते हैं और चामुंडेश्वरी माता को ही जो है वहां का पूरा सर्वे सर्वा सब कुछ मानते हैं। आप जो भी समझ लो उस पूरे इलाके की कर्ता धर्ता या जो भी इस तरीके से देवी आप मान सकते हैं कि माँ है। इसी चामुंडेश्वरी देवी में कुछ दिन पहले रणवीर सिंह ने गया था माफी मांगने, जो उसने मजाक उड़ाया था इत्यादि इत्यादि। और ये महाराजा ऑफ मैसूर ने एक चीज और जोड़ी जाती सर नेहरू के साथ, भाखरा नांगल डैम, उसकी प्रक्रिया, बातचीत, डीपीआर सब जितनी चीजें थी 1940 में शुरू हो गई थी। 1945 में एग्रीमेंट हो गया था सर छोटू राम जी के बीच में और उनके बीच में कि ये डैम बनेगा। और बताएं, डैम बनाने के लिए सर छोटू राम और सर गंगा राम, दो लोगों का, और हाँ, विश्वेश्वरैया, इन तीन लोगों का इस भारत के बनाने में इतना बड़ा योगदान है, जो कि इन लोगों ने अपने पर्सनल लेवल पे भी जाकर इन्होंने काम किया। अंग्रेजों से लेकर के इन्होंने इतने डैम्स, हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूट्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस इतने बनवाए, और इन सारे लोगों के नाम को पीछे हटा करके उसके ऊपर में नेहरू नाम का एक खाली स्टैंप लगा दिया गया। जी आगे ये जो continue करें। बांध बने थे, ये बांध बनाने वाले हमारे जो विश्वेश्वरैया जी थे, जिसका नाम जिनके नाम पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, जिन्होंने दक्षिण में कावेरी रिवर पर और जिनके बनाई हुई टेक्नोलॉजीज को ग्वालियर तक और हर जगह इस्तेमाल किया गया डैम बनाने में या पानी को संरक्षण करने में, वह ये कार्य 1911 से कर रहे थे। तो मुझे ये बात क्यों पता, पिताजी इंजीनियर थे, तो इंजीनियर्स डे की साल में एक बार बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती थी, पर हम लोग भी जाते थे, तो वहां पर विश्वेश्वरैया जी की ही फोटो लगती थी, उसी पर सारे इंजीनियर जो भी होते थे सब उन पर एक पुष्पमाला जरूर करते थे कि भैया यही हमारे गुरु हैं, इन्हीं की वजह से ये हर विभाग का हर इंजीनियरिंग विभाग यह करता है, इंजीनियर्स डे मनाता है। तो इनको और ये टेक्नोलॉजीज एम विश्वेश्वरैया जी ने, और जो आप जैसा बताया कि महाराजा ऑफ मैसूर और ताराकोर, और सीधे सीधे धर्म से भी जुड़ा हुआ है। नेहरू एक्सीडेंटल हिंदू था, तो है क्या था कि अपने आप को बोलता ही था, तो इसीलिए सबका क्रेडिट खाने में सबसे आगे थे। जैसे इस्लाम करता है ना कि अरे बिरयानी हमारी है, न चावल न मसाला न यता न पता, बस कुछ नहीं, लेकिन बिरयानी हमारी है, अवधी व्यंजन हमारा है, तो काहे नहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बना के खा लेते हो, खाली यहीं कहीं खा रहे हो, क्योंकि यहीं का ये क्यूज है जी। लाइन बाय क्रेडिट खोर जो है जी सर, लाइन बाय लाइन जो क्लेरिफाई कर दे, जैसे आपने हाँ, भाखड़ा नंगल बांध बोला, जो भाखड़ा नंगल बांध है, वो भाखड़ा नंगल बांध को ओपन किया था 60s में नेहरू ने, लेकिन भाखड़ा नंगल बांध जो है वो बनना शुरू हो गया था 1923 में, इसका कंसेप्ट आ गया था, और इसके लिए जो फंड मिले थे वो मिला था राजा ऑफ बिलासपुर से, शुरुआती फंड राजा ऑफ बिलासपुर से मिला था। और इसका जो जिन्होंने जो इसको पूरा काउंसिलर वो थे सर छोटू राम सर, जिनके नाम से आप चले जाएंगे तो मूर्थल में सर छोटू राम इंजीनियरिंग कॉलेज करके भी है, मूर्थल दिल्ली से आगे पड़ता है एक जगह पे, ठीक है। और इस कंस्ट्रक्शन इसका जब ये कंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट हुआ, तो इससे कंस्ट्रक्शन का जो फाउंडेशन स्टोन या जो भी था वो एक अंग्रेज सर लुइस डेन ने रखा था। और बाकी तो जिस प्रकार से साइंटिस्ट ने कितनी अच्छा, एक नेहरू का एक योगदान तो मानना पड़ेगा, भारत की हर कंपनी का नेशनलाइजेशन किया, पर जितनी अंग्रेजी कंपनी थी जो भारत में भारत को लूटने के लिए आई थी, उनका नेशनलाइजेशन किया ना उनको बैन किया। अंग्रेज क्या आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी, भारत के जितने लोकल आर्टिसंस थे उनको उन्होंने मारा काटा, भारत में अपना सामान खपाया। क्या भारत हजारों साल से बिना साबुन तेल क्रीम कंघी के रह रहा था क्या? तो क्या इन्हीं का यूनिलीवर नाम की कंपनी का ही प्रोडक्ट मिलेगा पैकेट में, तभी हम अपने आप को बना पाएंगे या हम अपना दिनचर्या कर पाएंगे? नेहरू ने सब बंद किया, किसी ब्रिटिश कंपनी को भारत से बाहर नहीं फेंका। इतना तो कर लेते। इतना इंपॉर्टेंट चीज और एक दो चीजें और इसको हम लोग बात कर लेते हैं कि जो लोग क्रेडिट दिया जाता है, पेट्रोलियम का क्रेडिट दिया जाता है। भाई साहब आप जाके इतिहास चेक कर लो,
असम के दिग्बोई में जो पेट्रोल निकालने का जो कार्यक्रम जो है वो भारत में अर्ली 1888 वगैरह में भी चालू हो चुका था, और ऑयल इंडिया लिमिटेड भारत में तभी बन चुकी थी। और ये बाद में, भाई चीजों की डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया, ऐसा नहीं है कि आप आएंगे और आप ही चालू करेंगे, आता है पीछे से, आप वो एक फ्लो में कंटिन्यू करता रहता है। तो नेहरू जी के समय में जो चीजें पीछे से चल रही थी वो सतत प्रक्रिया की तरह वो फ्लो करती चली गई आगे। उसी तरह जी से ऑयल मिला, ऑयल आगे बढ़ा, ऑयल इंडिया लिमिटेड आगे बढ़ी, दुबई में चालू हुआ, फिर दुलियाजान में चालू हुआ, असम ऑयल चालू हुआ, तो ऐसे ऐसे करके चीजें आगे बढ़ती चली गई। तो ऐसा नहीं, नहीं है कि भारत को पेट्रोलियम नेहरू जी ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन दे दिया और तभी भारत को पेट्रोलियम मिला, नहीं। एक भारत को बात और पेट्रोलियम, बताओ, नेहरू को क्या बनाना चाहिए था? नेहरू किन शहरों में रह रहे थे? मैं बता देता हूं कुछ चीजें, मैं आपको और भी चीज बताता हूं। इसके बाद अगर आप आगे और बात करेंगे तो नेहरू जी के नाम से जो है बहुत सारी चीजों का जो दिया जाता है, हम लोग एक एक करके करेंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, नेहरू जी थे, कहां से चुनाव लड़ते थे और कहां से इनके पिताजी और सब लोगों ने किया? उस जगह का नाम है प्रयागराज। इलाहाबाद था, आज है प्रयागराज। इलाहाबाद में आप देख लीजिए कि उस इलाहाबाद और फूलपुर आसपास के होते हुए इलाहाबाद में हाई कोर्ट था। इलाहाबाद में मतलब किसी जमाने में भारत में अगर बॉम्बे में था तो फिर इलाहाबाद में था, दो ही जगह थे कोर्ट्स। दिल्ली भी नहीं था भाई साहब, दिल्ली तो मतलब मोतीलाल नेहरू वगैरह के जमाने की बात कर रहा हूं। तो इलाहाबाद कोर्ट, बॉम्बे कोर्ट ऐसे, और मद्रास कोर्ट, कलकत्ता कोर्ट, यही चार पांच बड़े मेन। तो इलाहाबाद में कितनी बड़ी चीज, इलाहाबाद में इतनी यूनिवर्सिटी, और नेहरू खानदान वहीं का। अरे लिटरेचर, अगर साहित्य इत्यादि इत्यादि का गढ़। आप इतिहास में जाके देखोगे कि उस इलाहाबाद के में जो नदियां हैं, जो गंगा जी हैं, जो यमुना जी हैं, वो कितने जगह से किस किस एरिया से इलाहाबाद को कवर करती हैं और कहां कहां पुल की जरूरत होनी चाहिए थी। अंग्रेजों के बनाए हुए पुल पे ये भारत देश के प्रयागराज वासी, इलाहाबाद वासी चले हैं 65 साल। एक ईंट उस प्रयागराज पे नहीं डला। आप चले जाओ फाफा मऊ पुल पे, जब वो नहीं बना था कितना जाम लग रहा था। मतलब आई डोंट नो, उस प्रयाग, जो व्यक्ति जिस प्रयागराज इलाहाबाद का उस शहर के लिए नहीं सोच सका, उस शहर का सांसद होते हुए उस शहर से वो सांसद बन के प्रधानमंत्री बना, जो उस शहर के लिए नहीं सोच सका, वो पूरे भारत के लिए कैसे सोच पाएगा? एक पुल था अंग्रेजों ने बनाया था, और दूसरा पुल फिर इंदिरा गांधी ने बाद में आके बनाया, या पता नहीं किसी और काल में हुआ था। और ये वो शहर है जो 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। एक तरफ से गंगा जी आती हैं, एक तरफ से यमुना जी आती हैं, और तीसरी तरफ गंगा जी बन के बह जाती हैं। कितने पुलों की आवश्यकता थी इस शहर को? एक पुल था अंग्रेजों का द्वारा, वो भी उसमें भी कहते हैं ट्रेन और वो क्या कहते हैं, रोड एक साथ थी। उसके बाद नेहरू ने 15 साल तक, 57 से छोड़िए 47 से भी लेकर 62 तक, जो भी इसने 16-17 साल गुजारे, एक पुल के लिए एक ईंट नहीं रखी। और ऐसा नहीं था कि अंग्रेज इसके दोस्त नहीं थे या पुल नहीं बनवा सकता था, दुनिया की चीजें बनवा रहा था, तो ये एक पुल भी बनवा सकता था, नहीं बनवाया, नहीं बनवाया। ठीक है, तो ये इसका विशुद्ध झूठ पे बना हुआ ये आदमी, और कुछ नहीं कहा जा सकता। खैर कहानी तो नेहरू पुराण, तो पुराण क्या है, मतलब मैं अच्छे शब्दों का इसके साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, पर इस झूठ का ध्वस्त होना बहुत जरूरी है। तो नेहरू पर मुझे लगता है किसी दिन लंबी चौड़ी 1-1.5 घंटे की पॉडकास्ट की जाएगी कि इसके ब्लंडर्स क्या क्या रहे। तो जो झूठ से गढ़ा हुआ नेहरू था, आज इसके थोड़ा सा मिथ तोड़ने की प्रयास किया गया है। और कौन नेहरू? पूरा मीडिया बिछा हुआ। आपने बता रहे थे श्यामा प्रसाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो जनसंघ के संस्थापक थे, उनका सीएसआर बहुत, सीएसआर के लैब्स लगाने में बहुत बहुत बड़ा योगदान था। ही वाज अ पार्ट ऑफ दैट कमिटी जिसने सीएसआर बनाया। नहीं तो आप कहेंगे कि वो तो नेहरू के अंडर में ही था, वो सीएसआईआर बनाने का उसका। लेकिन और क्यों फिर नहीं, फिर ऐसा शानदार आदमी जिसका क्रेडिट, जिससे काम का क्रेडिट खा रहे हो, तो वो तुमको छोड़ के भाग क्यों गया? और दोबारा क्यों नहीं ऐसा कोई पैदा कर लिया जो सीएसआईआर बना लेता है? या हर काम देश को भुखमरी के काल पर नेहरू ने पहुंचाया, जब अमेरिका से वीट लेते थे, ये चोरी छिपे चिट्ठी लिखते थे अमेरिका को कि हे हमको बचा लो, लेकिन किसी को पता मत चलने देना।
ऐसे घटिया लोगों ने हमें रूल किया और इनकी खानदान, और आज इनका भी अरे नेहरू नेहरू चल रहा है। किस गर्त में घुसा दिया था इन सब ने। 1991 तक तो इन्हीं की पॉलिसीज ने भारत को दिवालिया बना दिया था। 1991 तक चंद्रशेखर और वीपी सिंह की 6-6 महीने की सरकारों ने भारत को दिवालिया नहीं बनाया था। नेहरू की जो लाइसेंस कोटा परमिट राज, अभी तो उस पर बात ही नहीं हो रही है कि उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या थी। भारत बर्बाद करने का हर काम किया इसने। वो भारत है, देव भूमि है, टूटी नहीं, किसी तरह निकल आई बचाई। रंजय भाई, आपके कुछ क्लोजिंग कमेंट्स, तो फिर आज की चर्चा का समापन करें। देखिए क्या होता है कि जो लोग ये करते हैं वो थोड़ा पढ़ लिखा करें। जो कांग्रेसी है व्हाट्सएप पे और वॉल पे अपने फॉरवर्ड कर देते हैं और झूठ की दुकान जो चलाए हुए, उसकी जगह पे आप थोड़ा पढ़ो, थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा देखो कि कौन चीजें कब क्या है, कैसे हुई है। अगर आप देखोगे तो मैं एक 30 सेकंड में आपको बताता हूँ कि भारत देश में जो एजुकेशन और उद्योग, इनका इतिहास 1947 है, उसके बाद का नहीं है। हमारे देश में इतनी तगड़ी, इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी ऐतिहासिक रूप से रही हैं। हवेन सांग जैसे लोग यहाँ पे आए। आप बिलीव नहीं करोगे कि इंडिया की यूनिवर्सिटी जो उस समय विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन हुआ करती, जो मतलब उज्जैन में जो यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, उस समय श्रीनगर में जो हमारे जो विश्वविद्यालय हुआ करते थे, शारदा पीठ। तक्षशिला हुआ, तक्षशिला हुआ, नालंदा हुआ, केरला में कुलुंतरुल शाला करके हुआ करता था। इन सब जगहों पे पढ़ाई करने के लिए जिस तरह से आज आप जेई का एग्जाम देते हो, आप ऐतिहासिक रूप से आप देखो कि क्या विरासत खोया गया है इतने सालों में। इन भारत के इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए स्पेशल एंट्रेंस एग्जाम होते थे और उस एंट्रेंस एग्जाम को तैयारी कराने के लिए अलग से इंस्टीट्यूट हुआ करते थे, जो चीन में खुले थे, जो इंडोनेशिया मलेशिया में हुआ करते थे, जो इजिप्ट में हुआ करते थे। वहां पे पहले उन बच्चों को तैयार कराया जाता था कि आप पढ़ लिख के इंडिया की इन यूनिवर्सिटीज में आप जा सको और वहां पे जाकर के आप एडमिशन पा सको और पढ़ाई कर सको। और ऐसा भी इतिहास के रूप में आता है कि भारत से के जो टीचर हुआ करते थे उस जमाने में इन विश्वविद्यालयों में, इनकी बहुत डिमांड हुआ करती थी और बहुत सारे ऐसे अध्यापक थे जो जिन्होंने हिमालय को पार करके और आपके ये रेगिस्तानियों को पार करके अलग अलग देशों की उन जगहों पे गए और वहां पे उनको पढ़ाया। और बेसिकली उस समय पढ़ाई का माध्यम संस्कृत हुआ करता था और उस समय ये पढ़ाते थे तो वहां चाइना में भी जाके पढ़ाते थे। इसका मतलब कि यहां से वो लोग जा करके चाइनीज का जो चाइना को जो लैंग्वेज है और संस्कृत की जो ट्रांसलेशन की बातें वो भी उस समय पे रही होंगी, या फिर वो लोग ये भाषा सीखते होंगे, उन चीजों को पढ़ते होंगे। तो हमारे यहाँ पे टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज सदा से रही हैं। हमारे यहाँ पे जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ और उसके बाद में क्रिश्चियन इन्वेजन हुआ, उसके बाद में जो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो ध्वस्त हुआ। ऐतिहासिक रूप से जानते हैं कि नालंदा जलाया गया, शारदा पीठ को ध्वस्त किया गया, तक्षशिला हमारे हाथ से चला गया, भोजशाला उज्जैन की यूनिवर्सिटी भोजशाला आप देख लीजिए, उज्जैन में से तमाम चीजों को उन्होंने नष्ट कर दिए। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, गुरुकुल सिस्टम था, उनको पूरा नष्ट कर दिया। हम इसी से औद्योगिक तौर पे हम भारत जो है इतनी सारी चीजें उपजाते थे। भारत वह है जो कि पहले जिंक स्मेल्टिंग करता था। पूरे विश्व को जिंक स्मेल्टिंग भारत के यहां से मिला है, कॉपर भारत से मिला है। और जो छोटे अन्य भी होते थे, जो मसाले और खाना पीना, कपड़े, सूट, ये सारी चीजें, कॉटन भारत से इतना होता था और इसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पूरे वर्ल्ड को हुआ करती थी। इसी समृद्धि को, इन्हीं चीजों को लेकर के ही बाहर के जो विदेश के लोग थे वो लोग हमारे यहाँ पे आए आक्रमण करने, और जाहिर सी बात है हम लोग उनसे उनके द्वारा दबा, क्योंकि क्या होता है कि ज्यादा पढ़ाई लिखाई रिसर्च ये वो के अलावा हम लोगों ने, मैं ऐतिहासिक रूप से ये भी मानता हूं कि हमारे यहाँ पे युद्ध कला भी जो है और युद्ध करने की जो चीजें थी वो ज्यादातर रुकी रही उस समय, उस जिससे कि शायद इन लोग का इन्वेजन जो है ना वो सक्सेसफुल रहा होगा, बट मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं। तो हमारे पास एजुकेशन और उद्योग बहुत सदियों से चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि जब नेहरू जी पैदा हुए तो कुंतलुर सारा पैदा हुए तभी शंकराचार्य भी आए, जिन्होंने पूरे विश्व में घूम करके इतने मठ तैयार किए। और मठ माने यानी कि पूजा करने के लिए वहां पे विद्यालय तैयार किए, यूनिवर्सिटी तैयार की जहां पे आप पढ़ सकते हो, वहां पढ़ाई, मल्ल युद्ध के लिए अखाड़े तैयार किए, रक्षा के लिए, शारीरिक उसके लिए। खैर वो एक अलग विषय है। तो आज की नेहरू का जो जितना, या नेहरू का एक जो मिथ है उसको ध्वस्त करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि फुल मीडिया सपोर्ट नेहरू का, वो भी कौन सा मीडिया, जो ब्रिटिश छोड़ के गए थे।
जो बेच के गए थे यहीं के इंडियन बड़े धनाढ्य लोगों को, उन्हीं का पूरा मीडिया नेहरू के समर्थन में, पूरा कागज नेहरू के ऊपर छप रहा है। उसके बाद तो बेटी भी आ गई तो और नेहरू को महान बनाया। फिर अरे सबसे बड़ा शानदार कार्यक्रम, नेहरू ने अपने आप को भारत रत्न दिया था। हाँ। उसकी चर्चा करना एक अलग नेहरू जी बात ने है। एक दिन नेहरू जी को बोला कि नेहरू जी ने बहुत अच्छा काम किया, तो मैं नेहरू जी चाहते हैं कि नेहरू जी को नेहरू जी के हाथ से एक भारत रत्न दिया जाए। जी सही। तो फिर नेहरू को भारत रत्न इंदिरा मिल गांधी गया। इंदिरा गांधी ने इंदिरा गांधी को बोला कि इंदिरा गांधी बहुत अच्छा काम करती है, इंदिरा गांधी बहुत अच्छी है, इंदिरा गांधी इस लायक है कि उस इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिला जाए। तो इंदिरा गांधी ने रिकमेंड किया कि इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिला जाए, तो इसलिए इंदिरा गांधी ने इंदिरा गांधी को एक भारत रत्न दे दिया। तो राजीव गांधी और संजय गांधी का असमय मृत्यु हो गई, वरना ये लोग भी अपने आप को दे ही चुके होते। हाँ हाँ। तो भाई बीवी ने दे ही दिया राजीव गांधी को, क्या करना है क्या। खैर इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। अच्छा सत्ता में नहीं आई, वरना अब तक तो सोनिया गांधी भारत रत्न हो चुकी होती। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। नहीं, सोनिया गांधी और कांग्रेस को चाहिए कि वो मोदी के नाम से भारत रत्न का रिकमेंडेशन करे, क्योंकि जब से मोदी जी आए हैं तब से सोचिए इस 12 साल में या 12.5 साल में सोनिया गांधी को एक बार भी वो बीमारी नहीं हुई जिसके लिए वो विदेश जाती हैं, ठीक हो गई हैं। तो भारत रत्न तो मोदी सर को दिलाना चाहिए। आजकल गंगाराम जा रही हैं, सर गंगाराम अस्पताल जा रही हैं, जिन्होंने पूरा लाहौर बनाया, मुसलमानों ने लूट लिया। तो सब कुछ बनाने से नहीं होगा, रक्षा करने से भी होगा। और सिविलाइजेशनल रक्षा करना बहुत बड़ा दायित्व है हम सबका। उसमें सबसे पहला दायित्व है कि आप अपना नेतृत्व सही चुने। नेहरू जैसे को चुनेंगे तो वो मुस्लिम वोट बैंक के आगे बेच के आपकी पूरी पूरी एजुकेशन मिनिस्ट्री मौलानाओं के हाथ में दे देगा। फिर तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, क्या इतिहास बोध होगा, हम भगवान ही मालिक। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। दरअसल आपने बहुत बहुत जानकारी हमें दी, काफी ज्ञान और भी होगा अभी, पर आज के लिए इतना मेरे ख्याल से पर्याप्त है दर्शकों के लिए। बाकी आगे देखते हैं कि नेहरू पर बहुत सारी चर्चाएं करते रहेंगे हम, पूरा इतिहास बचा हुआ। किसी ने एक दिन 1-1.5 घंटे की तबियत से पॉडकास्टिंग की जाएगी। तो दर्शकों आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। कृपया ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार।